ये कि अंतोनियो ग्राम्सी असाधारण विद्वान थे मार्क्सवाद के। मैं अभी तक ये समझने में असमर्थ रहा हूं कि कम से कम हमारे यहाँ जो इंटेलेक्चुअल्स, खासतौर पर जो वामपंथी विचारधारा से प्रभावित इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके तमाम तरह के संगठन हैं। जलेस है, पीडब्ल्यू है, जनवादी लेखक संघ है, प्रगतिशील लेखक संघ है, ये तमाम संगठन हैं और तमाम दर्जनों कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, सोशलिस्ट पार्टियां। मैं ये समझने में असमर्थ हूं कि अंतोनियो ग्राम्सी जैसा विशाल दृष्टिकोण वाला विचारक, जिसने सारी दुनिया के लोगों को प्रभावित किया, उसकी जयंती भारत में क्यों नहीं मनाई जाती? बुद्धिजीवी तो मना सकते हैं, चाहे वो 5 ही लोग बैठ के जयंती मनाए, लेकिन बना सकते हैं। हम लोग 2 बैठ के बात कर रहे हैं ना। अब वो यूट्यूब के जरिए जाएगा, सारे लोग देखेंगे। पहली बार ऐसा होगा कि हिंदी में पहला कोई कार्यक्रम यूट्यूब पर अब ग्राम्सी पर आएगा, और ये नई घटना है और महत्वपूर्ण घटना है, पहली चीज। दूसरी चीज जो कि समझने की है, ये जो होता है ना कि ये जो मार्क्सवादी जो इंटेलेक्चुअल्स होते थे ना, वो तो सब बड़े बाप के बेटे होते थे, सब एलिट परिवारों से आते थे। ये एक मिथ बना हुआ है हिंदुस्तान में, इस मिथ को लोग निकाल दें। और ये बात मैं ग्राम्सी के जरिए मैं उठाना चाहता हूं। ग्राम्सी का जो हुआ, और ग्राम्सी जिस परिवार में पैदा हुए, और ग्राम्सी जिस परिवेश में रहते थे, जिस घर में रहते थे, वो बिल्कुल एकदम गांव के लोगों का जैसा कि अव्यवस्थित परिवार होता है, जहां कोई सफाई नहीं, तमाम तरह की गंदगी, तमाम तरह की अव्यवस्था, पशु और मवेशियों के बीच में सोना। उस परिवार में, उस परिवेश में और उस कमरे में जिसमें मवेशी सोते थे, उसमें ग्राम्सी जन्म लेके बड़ा हुआ। अब आप यहां से देखिए, जो लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छी परवरिश होगी तो बहुत बड़ा जीनियस बनेगा, ग्राम्सी की परवरिश नहीं हुई थी। ग्राम्सी की मां दूध पिला नहीं पाती थी क्योंकि उनके दूध नहीं था, किसी बीमारी की वजह से। लोग कहते हैं ग्राम्सी की मां का बहुत असर था, ये सच है, लेकिन ग्राम्सी की मां जो है वो टिपिकल ग्रामीण महिला थी। फर्क थे कुछ, जिनकी मैं चर्चा करूंगा आपसे। ये क्यों मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि हम सब लोग पहले ये देखते हैं, जो बोल रहा है ना, इसके माँ बाप कौन थे, कितने बड़े आदमी थे। ग्राम्सी के जो माता पिता थे, और खासतौर पर मां, वो दूध नहीं पिला पाती थी, तो ग्राम्सी के परिवार के लोगों ने एक दाई को नियुक्त किया दूध पिलाने के लिए, और वो भी लष्टम पष्टम करके दूध पिलाती थी उनको। और ग्राम्सी की स्थिति ये थी कि उन्हें आधे पेट भूखा रहना पड़ता था बचपन में, तो एकदम लकड़िया जैसा शरीर था उनका, कृशकाय। और ये जो कृशकाय शरीर था, इस कृशकाय शरीर की जो दुर्घटना थी वो ये थी कि एक दिन सीढ़ी पर चढ़ते हुए वो गिर गए, और वो एक कुबड़े हो गए और लंगड़े हो गए। अब आप सोचिए, एक लड़का, रिजर्वेशन नहीं होता था अपंगों के लिए, एक लड़का मवेशियों के बीच में पला और बड़ा हुआ, घर का परिवेश एकदम अव्यवस्थित, गंदगी, कोई सफाई नहीं, मां एकदम कूप मंडूकों की तरह। लेकिन फर्क एक ये था कि वो इटालियन लैंग्वेज जानती थी, वो निरक्षर ग्रामीण महिलाओं के बीच में साक्षर थी, ये एक फर्क था। वो इटली के इतिहास के बारे में जानती थी। ये जो संस्कार था, ये ग्राम्सी को अपनी मां से मिला। लेकिन थी तो वो टिपिकल खाना बनाने वाली, सिलाई कढ़ाई करने वाली औरत, वो कोई इंटेलेक्चुअल तो थी नहीं जो अपने बेटे को जीनियस बना देती। ये बात मैं जानबूझ के कह रहा हूं कि जो गरीब घर के बच्चे होते हैं, जिन्हें हम देखते हैं, वहां पे भी गुलाब के फूल खिल सकते हैं। हमें यह चीज भूलनी नहीं चाहिए, और यह ग्राम्सी का साक्षात उदाहरण है। मैं एक बहुत ही उनकी, तो उन्होंने अपने बेटे से जो कहा ग्राम्सी ने, मैं वो अंश पढ़ना चाहता हूं, सुने आप लोग, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जब वो वयस्क हो गया बेटा उनका, तो उन्होंने अपने बेटे को बताया कि तुम्हारी उम्र में मैं बहुत अनुशासनहीन था, अक्सर घंटों गांव के इर्द गिर्द घूमता रहता था,
लेकिन अपनी अच्छी याददाश्त की वजह से पढ़ाई ठीक से चल रही थी। सच तो यह है कि चालाकी से मैं थोड़ी पढ़ाई के द्वारा ही स्कूल में सफलता प्राप्त कर लेता था। स्कूली प्रणाली काफी पिछड़ी थी और मेरे सहपाठी बड़ी मुश्किल से टूटी फूटी इटालियन बोल पाते थे। इसलिए अंधों के बीच में मैं काने राजा का सम्मान पा लेता था, क्योंकि उनकी इटालियन अच्छी थी। माँ की वजह से इटालियन अच्छी थी। अब सोचिएगा, माँ जो है उनकी, वो अपनी लोकल जो डायलेक्ट थी, भाषा थी, उस भाषा को वो बोलती थी सामान्य तौर पर, लेकिन वो इटालियन की जानकार थी, साक्षर थी। तो उसने बेटे को इटालियन लैंग्वेज पढ़ाई और यही वह वजह थी कि वो स्कूल में सबसे जल्दी चीजों को पिकअप करते थे और आगे निकल गए। वो आगे कहते हैं, बोले कि मेरा जो स्कूल था वो गांव में था और अधिकतम विद्यार्थी किसान परिवारों के होते थे, जिनके बीच में ग्रामसी पढ़ के बड़े हुए। वहां जैसे हमारे यहाँ ये हिंदू राष्ट्र है और दूसरे राष्ट्र तमाम हल्ला कर रहे हैं ना, तो वहां एक सार्ड करके एक नेशनलिज्म और नेशनलिटी है, जिसका बहुत जोश खरोश से हंगामा हुआ करता था एक जमाने में। जी जी। तो और उस सार्ड नेशनलिटी की कल्चर भी होती थी, जिसका कि ग्रामसी के रिश्तेदारों पर गहरा असर था। और वो सार्ड संस्कृति की मुश्किल यह थी कि वो एकदम शोषण की संस्कृति थी। गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के, भूमिहीनों के शोषण को सार्ड नेशनलिटी के लोगों ने और उनके कैपिटलिस्टों ने, जमींदारों ने कैसे वो शोषण करते थे, इसको ग्रामसी ने करीब से देखा था। तो इसलिए ग्रामसी के अंदर बचपन से ये जो गरीबों का जो शोषण था, किसानों का जो शोषण था, इसके प्रति गहरी नफरत थी। वो उस एक्सप्लॉयटेशन को करीब से जानते थे और ये प्लस पॉइंट था उनकी चेतना का। इसने उनकी चेतना को मजदूर वर्ग के पक्ष में खड़े होने के लिए एक तरह से पुख्ता आधार दिया। मार्क्सवाद नहीं पढ़ा था, सिर्फ यथार्थ देखा था अपने करीब का। तो ग्रामसी से पहला सबक सीखने की जरूरत है वो ये कि अगर मुझे अच्छा नागरिक बनना है, अच्छा मनुष्य बनना है, चाहे मैं स्कूल में पढ़ूं, चाहे मैं सेकेंडरी में पढ़ूं, चाहे कॉलेज में पढ़ूं, गांव में पढ़ूं या शहर में पढ़ूं, मैं अपने सामने का जो यथार्थ है और खासतौर वो जो असमानता और शोषण से भरा हुआ यथार्थ है, उसको मैं बिल्कुल देखूं, आंख में आंख डाल के देखूं। ये चीज ग्रामसी ने गांव में सीखी थी, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सीखी, किसी जीनियस की किताबों से नहीं सीखी। मार्क्स को तो जानते ही नहीं थे ग्रामसी, लेकिन वो सार्ड जाति का जो एक्सप्लॉयटेशन था, जो गरीबों का जो शोषण था वहां उनके आसपास, उसको वो जानते थे। दूसरी चीज जो उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से लिखी है, एक क्रूर दृश्य का वर्णन किया, एक जिसका के जिक्र करना बहुत जरूरी है। बड़े कैसे ग्रामसी की चेतना बनी। अभी हम चिंतित होते हैं ना कि यार पढ़े लिखे लोग हैं, इनको एक्सप्लॉयटेशन नजर नहीं आता, इनको लोगों की दुर्दशा नजर नहीं आती। क्यों नहीं नजर आती? क्योंकि वो यथार्थ नहीं देखते अपने सामने का। उसके लिए कहीं बंबई, कलकत्ता, मद्रास, देहरादून जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस शहर में हैं उस शहर में आपको ऐसे हजारों दृश्य मिल जाएंगे जिनकी मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूं आपसे। वो लिखते हैं, 8 साल की उम्र थी ग्रामसी की जिस समय वो देख रहे हैं। उन्होंने एक दृश्य देखा। दृश्य यह था, 18 साल का तंदुरुस्त युवक सुअर की माद में जंजीरों में जकड़ा पड़ा था, क्योंकि वह मंदबुद्धि था और उसकी मां उसे पत्थर के प्याले में डालकर घर के सदस्यों की जूठन खिला रही थी। ये जो हम लोग शोषण करते रहते हैं ना, वर्ण व्यवस्था, जाति शोषण, ये करते रहते हैं, हमने तो कभी देखा ही नहीं है उसे, और जिसे देखा था उसे हम भूल गए। प्रश्न ये उठाया जाना चाहिए, जिन लोगों ने जाति शोषण देखा है और ये जूठन खाई और बड़े हुए हैं, तमाम दलित लेखक जिन्होंने लिखी हैं रचनाएं, मैं जानबूझ कर कहना चाहता हूं इस बात को, सवाल किया जाना चाहिए, क्या वे आज वर्गीय शोषण और गरीबों और किसानों के और मजदूरों के शोषण के पक्ष में खड़े होते हैं कि नहीं होते? मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं ये बात, और बहुत कष्ट के साथ कह रहा हूं कि तमाम दलित लेखकों ने जितनी रचनाएं लिखी और आत्मकथाएं लिखी और अपना एक आडंबर खड़ा किया है,
जब मजदूरों के जुलूस निकलते हैं, जब खेतिहर मजदूरों की मांगे उठती हैं, तो वे एक बयान तक नहीं देते, एक निबंध तक नहीं लिखा किसी भी लेखक ने। 8 साल का नौजवान, 8 साल का लड़का, 8 साल का लड़का, यो सुअर की मां, सोचिए आप, वो जो दृश्य देखा है वो गामसी ने नोट किया, जो उसकी चेतना पर असर था। वो सारी जिंदगी मजदूरों के पक्ष में खड़ा रहा। हमें यह सोचना होगा कि हमारे यहां जो व्यक्ति पैदा हो रहा है, जो कि सचमुच में जिसने शोषण को झेला है, वो बड़ा होके और चेतना संपन्न बनके और ज्यादा साधन संपन्न बनके वो मजदूरों के, किसानों के, खेत मजदूरों के शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद क्यों नहीं करता? और ये चीज हमारे चिंता के केंद्र में आनी चाहिए। दूसरी चीज जो मैं जानबूझकर अंडरलाइन करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे अम्बेडकर का बहुत असर है, एक बड़ा वर्ग है जो अम्बेडकर से प्रभावित। मैं बहुत ही क्षमा याचना के साथ इसे अंडरलाइन करना चाहूं कि ये जो इंपैक्ट है, ये इंपैक्ट नीचे जाना चाहिए। ग्रामसी ने जो चीज हमको सिखाई, दूसरी चीज, हम जो यथार्थ देखें उसे आत्मसात भी करें। हम लोग यथार्थ तो देखते हैं, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन उसे आत्मसात नहीं करते। तो आत्मसात जब तक नहीं करेंगे तो वो दीर्घजीवी कैसे होगा? ग्रामसी ने 8 साल की उम्र में जो दृश्य देखा था उसे आत्मसात किया था, और वह उनकी पूरी मजदूरों के पक्ष में खड़े होने के लिए उस दृश्य ने उनको मजबूर किया। और ये चीज, यानी जो कहा जाए, जो विचार हो, जो दृश्य हो, उसे हम आत्मसात करने की आदत डालें। ये 2 बड़े सबक अगर हम ग्रामसी से सीख लें तो हमारे देश में बहुत ही प्रबुद्ध लोग हैं, बहुत ही समझदार लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे देश में मजदूरों की बड़ी मदद है, किसानों की, उनके शोषण के खिलाफ जो लड़ाइयां चल रही हैं, उन लड़ाइयों की बड़ी मदद हो। हम सिर्फ अपनी लड़ाइयों में व्यस्त हैं। ग्रामसी ने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी। ग्रामसी ने अपने जिंदगी के दुखों का रोना नहीं रोया, जैसे कि हमारे यहाँ लेखक रोते रहते हैं ना, मेरे साथ जीवन में शोषण हुआ। अरे भाई ठीक है, तुम्हारे साथ शोषण हुआ, लेकिन अब जो दूसरे लोगों का शोषण है उसके पक्ष में खड़े होगे कि नहीं होगे? ये चिंता हमारे होनी चाहिए। दर्ज करना चाहता हूं यहाँ वो ये कि ये जून जुलाई 1913 की घटना है। तास्का में पहली बार ग्रामसी ने सोशलिस्ट पार्टी की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, और सोशलिस्ट पार्टी की मेंबरशिप उन्होंने ली, और समाजवाद के पक्ष में उन्होंने अपनी पहली बार प्रतिज्ञा ली और उस पर काम करना शुरू किया। ग्रामसी ने जो आवेदन किया था कि मैं सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर बनना चाहता हूं, पार्टी ने उनकी आवेदन को स्वीकार किया, और इस उनका जो प्रतिबद्धता का जो तरीका था वो एकदम ओरिजिनल था, मौलिक था। उसमें किसी किस्म के ट्रेडिशनल जो स्टीरियोटाइप था समाजवाद के पक्ष में खड़े होने का, उसका तकरीबन कोई असर नहीं था। वो अपने एक्सपीरियंस से जो सीख के आए थे, तो उन्हें लगा कि समाजवाद एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा आइडियोलॉजिकल विश्व दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जिसके जरिए समाज को बदला जा सकता है। ये जो चीज थी, देखिए समाजवाद कई तरह का है, एक तरह का समाजवाद नहीं है। ग्रामसी जिस समाजवाद की बात करते हैं वो वही समाजवाद है जिसकी मार्क्स चर्चा करते हैं। मार्क्स कहते हैं, मार्क्स किस समाजवाद की चर्चा है? मार्क्स के यहां वैज्ञानिक समाजवाद की चर्चा है। मार्क्स जब कहते हैं हम समाजवाद के पक्ष में हैं, तो समाजवाद का दृष्टिकोण एक तरह से विश्व दृष्टिकोण के तौर पर, वो दृष्टिकोण नहीं है समाजवाद। हम सब जब बहुत सारे बातें करते हैं तो हम कहते हैं ये हमारा नजरिया है। जी नहीं, एक समाजवादी का हमेशा विश्व दृष्टिकोण होना चाहिए। तो ग्रामसी ने जब समाजवाद के प्रति प्रतिज्ञा दोहराई, तो उन्होंने तीसरी चीज जो कि उनके पूरे चिंतन से निकलती है और समाजवाद के प्रति उनके दृष्टिकोण से निकलती है, वो ये कि समाजवाद एक विश्व दृष्टिकोण है, और इसे विश्व दृष्टिकोण की तरह हमें अपने आचरण में ढालना चाहिए, यानी दुनिया को देखने का नजरिया। सेकंड चीज जो कि उन्होंने एडॉप्ट की कि आखिर इस दुनिया को बदला कैसे जाए। ये दोनों चीजें इंटीग्रेटेड थी। समाजवाद दृष्टिकोण नहीं है, नंबर 1। समाजवाद सिर्फ एक विचारधारा नहीं है, बल्कि वह एक साइंटिफिक आउटलुक है, वैज्ञानिक नजरिया है,
ये जो चीज थी, ये ग्रामसी को अन्य बहुत सारे लोगों से जो समाजवाद के पक्ष में थे उनसे अलग करती है। एक अन्य चीज जो एक अन्य चीज, मजदूरों के लिए उन्होंने कुछ अपने निष्कर्ष अपने अनुभव से लिखे जो कि बहुत मूल्यवान है हमारे लिए, जिनकी अमूमन हम लोग चर्चा ही नहीं करते। मतलब हम बहुत सारी चर्चाएं करते हैं मजदूरों की समस्याओं की, लेकिन एक बहुत ही आपने शुरू में एक बहुत अच्छी बात कही थी, मैं उससे जोड़ना चाहता हूं। आपने बात कही थी जब हम लोग बात कर रहे थे कि वो नागरिक समाज वाली बात, उनके दृष्टिकोण में एक अद्भुत चीज थी जो उन्होंने बहुत ही बारीकी से, मैं 1 2 3 करके मैं वो चीजें रखना चाहता हूं जिससे कि लोगों के जेहन में रहें, लोग उस पर सोचें, काम करें, देखें। उन्होंने पहली चीज कही कि पूंजीवाद मजदूर वर्ग को परमाणुवत बना देता है, जो उन्हें वस्तुओं की तरह श्रम बाजार में बिकवाता है और उसके सामूहिक संबंधों को विच्छिन्न कर उन्हें उनमें परस्पर अलगाव की भावना भरकर उन्हें व्यक्तिगत नागरिक का दर्जा देता है। ये जो हम लोगों के पास में व्यक्तिगत अधिकार है ना नागरिक के, वो अधिकार इसलिए क्योंकि उसने मजदूर वर्ग को समस्त सामूहिक संबंधों से एकदम विच्छिन्न कर दिया और अलगाव में डाल दिया है। उसका ये एक तरह से आवरण का काम करने के लिए ये व्यक्तिगत अधिकार हमें और नागरिक का जो मुखौटा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हमें दिया गया है। यानी मजदूर वर्ग की अवस्था से वो नागरिक की अवस्था को जोड़कर देखते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कही, ये जो स्थिति है यानी मजदूर का जो अलगाव है, उसके अंदर जो उसकी सामूहिक संबंधों से जो उसकी विच्छिन्न उसका जो संबंध बना है, इस चीज को ग्रामसी कहते हैं सेकंड कि इसको श्रमिकों के संगठन को बढ़ावा देकर ही बदला जा सकता है। हम लोग कहते हैं ना कि यार पड़ोसी बात नहीं करता, यार दोस्त बात नहीं करता, हम जाते हैं तो हमसे कोई आजकल तो बात करने के लिए लोग ही नहीं मिलते, अब तो एसएमएस से बात होती है। अब तो यानी अलगाव जो है वो चरम पर है इस समय। आदमी नहीं मिलेगा आपको, एसएमएस मिल जाएगा, आपको फोन मिल जाएगा, लेकिन आदमी नहीं मिलेगा। ग्रामसी कहते हैं इस चीज को कैसे बदला जा सकता है? सिर्फ मजदूरों के संगठन बढ़ा के। अब हो क्या रहा है समाज में? मजदूरों के संगठन को ज्वाइन मत करो, मजदूरों के संगठन में शामिल मत हो, मजदूर संगठन समाज के लिए बेमानी होते हैं। अब ये जब जेहन में बिठा दिया जाएगा तो अलगाव तो और तेज होगा, वो अलगाव तो कम नहीं होगा। ग्रामसी कहते हैं कि इस चीज को कम कैसे कर सकते हैं? मजदूरों के संगठनों को विस्तार देते हुए, उन्हें बढ़ावा देते हुए। आगे वो एक और चीज कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज, वो ये कि अगर हमें विकास करना है और इस अलगाव को कम करना है तो प्रेम और करुणा, इन दो चीजों का हमें अपने अंदर विकास करना होगा। अब आप सोचिए, ये सबसे दुर्लभ हो गया है। ये मजदूर वर्ग के संगठन चलाते हैं, उनमें भी ये चीज दुर्लभ हो गई है, और बाहर तो ये चीज समाज में दुर्लभ है ही। तो कौन सी चीज? मजदूरों के संगठन का विस्तार और प्रेम और करुणा के जीवन मूल्य का विस्तार। ये दो चीजें बहुत मूल्यवान है। एक अन्य चीज जो वो जोड़ते हैं वो ये कि अगर हम प्रेम और करुणा के संबंध को मूल्य, जीवन मूल्य को नहीं बनाते तो आप कॉमरेडशिप डेवलप नहीं कर सकते। अभी तो स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि वो कॉमरेड की खबर नहीं लेते। तो प्रेम और करुणा, तो कॉमरेडशिप का जो बैकबोन है वो पार्टी की मेंबरशिप नहीं है खाली। कॉमरेडशिप की बैकबोन है प्रेम और करुणा का जीवन मूल्य। वो आपने व्यक्ति के अंदर, मजदूर के अंदर, अपने संगठन के सदस्यों के अंदर किस तरह से विकसित किया है, समाज में कैसे विकसित किया है, उससे आप कॉमरेडशिप विकसित करते हैं। हमने कॉमरेडशिप का मतलब समझ लिया है, संगठन की मेंबरशिप। एक अन्य चीज, बहुत ही मजेदार चीज, वो ये कि ये जो मजदूर वर्ग है और उसका जो स्ट्रगल है, इस स्ट्रगल में जो सबसे कष्टकारी चीज है जिस पर के वो जोड़ देते हैं,
वो ये कि स्टेट की जो भूमिका है वो इतनी हावी है कि हम मजदूरों के संकट को, मजदूरों की समस्याओं को देख ही नहीं पाते। हर समय स्टेट और स्टेट की प्लानिंग, स्टेट की योजनाएं, स्टेट की स्टेटमेंट, वो स्टेट के जुड़े हुए लोगों की चीजें वो हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा होती हैं। मजदूर हमारे डिस्कोर्स में, सेंटर में आ ही नहीं पाता, और यह वजह है कि हम लगातार उसके साथ में एक एलिनेशन में जीते हैं। इससे निकलने की जरूरत है। ये 3 पहलू मुझे लगा कि बहुत ही मूल्यवान पहलू हैं, जो कि उनके मजदूरों और सरवारा के बीच में काम करते हुए जो उनके जीवन से निकले थे, और उससे हमें सबक लेना चाहिए। 2 जीवन मूल्यों की बात की थी कि अगर हम सामाजिक जीवन में जाएं तो कुछ परंपरागत लोक मान्यताएं हैं, कुछ परंपरागत संस्कार हैं लोगों के, कुछ नए संस्कार हैं लोगों के, कुछ नए मतलब एटीट्यूड्स, कुछ आदतें बन रही हैं, कुछ पुरानी आदतें। उसमें मूल्यवान जो चीज है वही लोक धर्म मान्य है जिसमें करुणा और प्रेम हो। जिसमें करुणा और प्रेम नहीं है वो लोक धर्म नहीं है। सिंपल सी चीज है। सर, ये हम देखते हैं कि अब से मार्क्स हैं, वो तो जो समाज की पराकाष्ठा करते हैं, स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं, और वहीं कहीं न कहीं से उसको आगे बढ़ करके आपने ग्रामसी जी भी बात करते हैं, नागरिक समाज की बात करते हैं। तो वो नागरिक समाज का उससे कैसे कोरिलेशन आप देखते हैं? मैं एक आपके लिए बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूं। हम तो अभी देश में बंदरों से अभी घिरे हुए हैं। पूरे देश को बानर सेना ने घेरा हुआ है। ये जो मजदूर और फासिज्म, जो इटली में जो फासिज्म का तेज उभार आया, उस प्रसंग में ग्रामसी पहला व्यक्ति था पूरी दुनिया में जिसने फांसीवादियों को मंकी पीपुल का नाम दिया था। ये जो राम जी की सेना चली, ये जो पूरा बानर सेना हिंदुस्तान में बनाई गई, जो अभी हावी है, घर घर हर हर बच्चा राम का, और ये जो बानर सेना बनाई गई, ग्रामसी पहला व्यक्ति था जिसने कि आइडेंटिफाई किया इटली में जब मुसोलिनी के अत्याचार शुरू हुए थे कि मुसोलिनी जो फासिस्ट जो नीचे कार्यकर्ता हैं वो कैसे लोग हैं, मंकी पीपुल। ये जो मंकी पीपुल जो नाम है ये अपने आप में ये बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे भी संयोग से मंकी पीपुल ही बहुत ही ज्यादा जो है वो एक्टिव हैं, और वो तमाम किस्म के जितने भी सत्तावादी या फांसीवादी जो एटीट्यूड्स हैं, राजनीतिक संस्कार हैं और राजनीतिक हरकतें हैं, उनको वो कर रहे हैं। और ये एक मजेदार चीज है ये जो मुझे लगी। और सेकंड चीज जो मैं इसमें अंडरलाइन करना चाहता हूं, क्योंकि टाइम ज्यादा हमारे पास नहीं है, बस 1-2 सेंटेंस में, वो ये कि ये जो जिसे हम लोग फासिज्म कहते हैं ना, वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ग्रामसी ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस बात को लिखा कि ये जो इतालवी समाज है उसके अधोपतन का नाम है फासिज्म। अब आप इसमें खाली इतालवी निकाल दीजिए जिससे हम चिंतित हैं। भारत के फांसीवाद का जो लक्षण है वो ये कि भारतीय समाज जब अधोपतन की अवस्था में, उसका नाम है फासिज्म। फासिज्म के लिए किसी पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी की जरूरत नहीं है। और ये जो लक्षण है अधोपतन का, उसमें वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा अधोपतन किसका होता है इसमें, राज्य का। आज स्थिति है कि राज्य पूरी तरह से हर स्तर पर उसके तमाम किस्म के वैल्यूज में, परंपराओं में, उसके नियम में, उसके संविधान में उल्लिखित तरीकों और कायदों में तेजी से गिरावट आई है, और अभूतपूर्व गिरावट आई है, जो कि पहले 75 साल में कभी नहीं देखी गई, इवन आपातकाल में नहीं देखी गई, ऐसी गिरावट आई। तो ये जो राज्य का जो अधोपतन है हर स्तर पर, यह है लक्षण फासिज्म का। और इससे कुछ चीजें इटालवी समाज की और आज के भारतीय समाज की
तुलनात्मक तौर पर, लाक्षणिक तौर पर मिलती हैं। और ये चीज हमारे लिए एक सबक का काम है कि हम समझें इसे, कि ग्रामसी हमारी कहां मदद कर सकते हैं। ग्रामसी को हम लोग जटिल टर्मिनोलॉजी में न देख के सरल भाषा में, लिक्विड, एकदम तरल रूप में देखें तो ग्रामसी एकदम लगेगा कि अरे ये तो अपने मोहल्ले का ही बंदा है, ये तो हमारे बीच में ही बड़ा हुआ है, ऐसा लगेगा कि वो हमारे बीच में की भाषा बोल रहा है। और एक और चीज, सभ्यता को उन्होंने दूसरी चीज जो रेखांकित की मुसोलिनी के संदर्भ में, सभ्यता के और संस्कृति के जितने रूप हैं उसे एकदम निम्नतम धरातल पर ले जाना, जो कि इटली में मुसोलिनी ने किया था। हमारे देश में वो प्रक्रिया धीरे 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 बढ़ती चली जा रही है और ये एक खतरनाक चीज है। अगर आप कहें तो मैं आखिरी बात बुद्धिजीवियों के संदर्भ में जो ग्रामसी ने कही थी वो कह के हम लोग इसे थोड़ा बाइंड अप करें। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी जो उन्होंने रेखांकित की थी, जिसको कि हम लोग नॉर्मली भूल जाते हैं, वो ये कि बुद्धिजीवी कोई भी हो सकता है, हर व्यक्ति बुद्धिजीवी हो सकता है। वो जरूरी नहीं है कि वो प्रोफेसर हो, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो तभी वो बुद्धिजीवी होगा, नहीं, हर व्यक्ति में ये संभावना है कि वो बुद्धिजीवी है। हर, ये जो फिलोसफिकल आउटलुक था, इससे ग्रामसी गहरे प्रभावित थे। हमने जो कैटेगरी में, एक बुद्धिजीवी वे हैं जो कि जैसे कोई इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है, कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, कोई पार्टी से जुड़ा हुआ है, एक विशेष वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, मजदूर वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं। एक बुद्धिजीवी वह है जो कि ट्रेडिशनल है, साहित्यकार हैं, तमाम किस्म और दूसरे पेशे के लोग हैं जो कि बौद्धिक कार्यों में लगे रहे। ग्रामसी के यहाँ इनकी सबकी भूमिका का बहुत ही विशद विवेचन है। उसमें एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगी, जिसे कायदे से हम लोगों को सीखना चाहिए, बुद्धिजीवी की भूमिका क्या है। बुद्धिजीवी भूमिका यह है कि वह जो समाज में जो अंतर्विरोध हों, और खासतौर पर राजनीतिक अंतर्विरोध हों, उन अंतर्विरोधों में वह जनता के बीच में मध्यस्थ की भूमिका अदा करे, वह जनता को बताए। उसकी भूमिका यह है। उसकी भूमिका यह नहीं है कि वो सरकार के साथ जाए या जनता के साथ जाए, नहीं, वो बीच में ही खड़ा रहेगा, लेकिन काम यह करेगा कि वह जनता को बताए कि क्या हो रहा है। अभी हो क्या गया है कि हमने जनता को बताना तो बंद कर दिया है। अब या तो इधर चले जाते हैं या उधर चले जाते हैं। अब इसके चलते क्या हुआ, बुद्धिजीवी का जो स्पेस है वो एकदम खाली पड़ा है। तो मैक्सिमम लोगों को सुविधाजनक ढंग से वो सत्ता के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। कौन इल्लत मोल ले बताने की। वो कहते हैं सर, राजा आपने जो कहा है वो सही कहा है, राजन आपने जो बोला है वो सही बोला है। सब हाँ जी कहना, और उसी गांव में रहने वाले लोग जो बुद्धिजीवी हैं, ये बुद्धिजीवी नहीं है। बुद्धिजीवी वह है जो राजनीतिक मध्यस्थ की भूमिका अदा करे, जो कि जनता को शिक्षित करे और बताए। और ये जो जगह है, इसमें दोनों तरह के, यानी ग्रामीण बुद्धिजीवी और शहरी बुद्धिजीवी, इन दोनों की ही भूमिका है। ग्रामीण बुद्धिजीवी वे हैं जो कि ट्रेडिशनल, जैसे साहित्यकार वगैरह, जो ट्रेडिशनल परंपराओं से जुड़े हुए हैं, और जो शहरी बुद्धिजीवी हैं वो औद्योगिक क्रांति और उद्योग से जुड़े हुए हैं। हमें यह देखना होगा कि ग्रामसी इन दोनों ही किस्म के बुद्धिजीवियों की भूमिका को जनता के बीच में एक तरह से मध्यस्थ की भूमिका के तौर पर देखते हैं। और ये जो चीज है, इसमें उनकी जो पक्षधरता है वो बहुत साफ है कि उसे एक स्टैंड लेना होगा, और वो स्टैंड वंचितों के लिए लेना होगा। तो अगर मुझे ग्रामसी को याद करना है तो मेरा पहला अनुरोध ये होगा, खासतौर पर भारत में कुछ लोगों ने काम किया है, अंबेडकर के साथ में तुलनात्मक अध्ययन किया है ग्रामसी का। मैं जो अंबेडकर पंथी हैं उनसे अनुरोध करूंगा, खासतौर पर अनुरोध करूंगा, क्योंकि उनको इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने वर्गीय शोषण के और जातिगत शोषण के बहुत सारे पहलुओं को बहुत पॉजिटिव ढंग से उठाया है। हम चाहते हैं कि जाति का शोषण सिर्फ जाति के शोषण तक सीमित न रहे, उसकी चर्चा न रहे, उसे मजदूरों और खेत मजदूरों के शोषण के साथ और उनकी लड़ाइयों के साथ जोड़कर देखा जाए। आज की डेट तक मैं बता रहा हूं, हिंदी में किसी भी लेखक की रचनाओं में मैंने खेत मजदूर स्त्रियों का शोषण नहीं देखा, और ये दुख की बात है। ये तो ठीक है,
दलित का शोषण कैसे हुआ? अरे दलित के शोषण के अलावा भी तो उस गांव में शोषण हो रहा था। जिस देश में 38 करोड़ लोग खेत-हर मजदूर हों, उनके शोषण की आप कल्पना कीजिए। जिस देश में सरकार कह रही है कि हम 80 करोड़ से अधिक लोगों को राशन दे रहे हैं क्योंकि खाने के लिए नहीं है उनके पास में। आप उनकी दयनीय दशा की कल्पना कीजिए, वो किस दयनीय दशा में रहते हैं लोग। एक अन्य चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, भारत सरकार ने तो जनसंख्या का अभी सर्वे नहीं करवाया, ड्यू था। 2001 में होना था, 1991 में हुआ, उसके बाद में 2001 में होना था, 21 में होना था। अभी 21 में हो नहीं पाया क्योंकि कोरोना था। कोरोना के बाद में नॉर्मल सी आई, तब भी सरकार तैयार नहीं है। 23 तक होने का कोई चांस नहीं है। आप समझ सकते हैं 10 साल पहले के आंकड़े के आधार पर लोगों के बीच में राशन बांटा जा रहा है। इस बीच में 10 करोड़ से अधिक लोग जो गरीब हैं, अत्यंत गरीब हैं, बीपीएल कार्ड होल्डर हैं कायदे से, वो राशन से वंचित हैं। मेरी चिंता यह है, मैं ग्रामसी को याद करना चाहता हूं ना, मेरी चिंता यह है जो हाशिए के बाहर खड़ा हुआ आदमी जो राशन की लिस्ट में दर्ज नहीं हुआ है, वो दर्ज कैसे हुआ है, केंद्र में कैसे आए। तो मैं ग्रामसी को याद करूंगा तो मैं खाली इटली को याद करूंगा, मुझे भारत याद आता है। तो ग्रामसी ने अपने बचपन में यह सीखा था कि अगर लड़ना है तो अपने सामने के यथार्थ और शोषण को देखो, उससे प्रेरणा लो। और यही चीज मुझे ग्रामसी के करीब ले जाती है और ग्रामसी को मुझे अपना बनाने में मदद करती है। फिलहाल इतना ही। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूं, खासतौर पर कम्युनिस्टों के लिए। ग्रामसी उनमें से थे जिन्होंने खुल के स्टालिन की आलोचना लिखी है। हम लोगों में ये साहस होना चाहिए। अगर कम्युनिस्ट पार्टी की गलती करती है, कम्युनिस्ट पार्टी के इंटेलेक्चुअल्स कोई भूल लगते हैं, तो हम लोग लिखें और बोलें। हम लोग चुप रहते हैं,